और आज का जो दौर है शिक्षा परीक्षा में संघी माफियाकरण का दौर है। और इस पूरे संघी माफियाकरण के दौर में इन्होंने सोचा कि किसी लक्ष्मण यादव को हम पढ़ाने नहीं देंगे, रोक लेंगे। और एक लक्ष्मण यादव को आप रोक लेते हो और एक बेस्ट सेलर किताब निकाल आती है और वो पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा। ये दौर लक्ष्मण जी को बधाई कि इस दौर के लिए एक जरूरी किताब आपने लिखी। इस किताब अगर बिक रही है, इतने भाषाओं में अगर अनुवाद हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो आज का दौर है ये इस दौर की किताब है। इस दौर से निपटने के लिए जो हिम्मत चाहिए, इस दौर से निपटने के लिए जो विचार चाहिए, वो विचार, वो हिम्मत, उसको इकट्ठा करने वाली ये किताब है, उसको फैलाने वाली ये किताब है। और इसीलिए मेरी तो बिल्कुल शुभकामना है कि ये जो किताब है ये और भी भाषाओं में अनुवाद हो, और भी दर्जनों संस्करण इसके निकले और लाखों की तादाद में ये किताब आप सबों के पास पहुंच जाए। इस परिचर्चा की अध्यक्षता कर रहे हैं नारायण चौधरी जी। इस किताब के लेखक भाई लक्ष्मण जी, किताब के प्रकाशक अलीन महेश्वरी जी, और इस परिचर्चा में यहाँ उपस्थित गौतम आनंद जी, मनोज गुप्ता जी, दिनेश पाल जी, उषा जी, रिंकू जी, आलोक मेहता जी, अली अनवर साहब और इस सभागार में उपस्थित आप सबों को जय भीम, लाल सलाम। इस किताब की चर्चा कुछ दिनों से सुन रहे थे, किताब पर नजर डालने का भी मौका मिल गया, किताब भेजी। और जो देख रहे हैं कि किताब सिर्फ बिक ही नहीं रही है, किताब को वाकई लोग एक तरीके से जो अपनापन दिख रहा है, लोग इतना पसंद कर रहे हैं। तो इस बात के लिए लक्ष्मण जी को बधाई कि इस दौर के लिए एक जरूरी किताब आपने लिखी है। इस किताब अगर बिक रही है, इतने भाषाओं में अगर अनुवाद हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो आज का दौर है ये इस दौर की किताब है। इस दौर से निपटने के लिए जो हिम्मत चाहिए, इस दौर से निपटने के लिए जो विचार चाहिए, वो विचार, वो हिम्मत, उसको इकट्ठा करने वाली ये किताब है, उसको फैलाने वाली ये किताब है। और इसीलिए मेरी तो बिल्कुल शुभकामना है कि ये जो किताब है ये और भी भाषाओं में अनुवाद हो, और भी दर्जनों संस्करण इसके निकले और लाखों की तादाद में ये किताब आप सबों के पास पहुंच जाए। ये दौर, एक तरफ तो इस दौर में हम सब लोग समझ रहे हैं कि फांसीवादी हमले हर रोज तेज हो रहे हैं, ये हमलों का दौर है। और जब जब ऐसे हमलों का दौर आता है तो निश्चित तौर पर वो प्रतिरोध का भी, प्रतिवाद का भी दौर है। ये एक ऐसा दौर है जहां हैदराबाद विश्वविद्यालय में रोहित वेमुला के लिए जीना मुश्किल कर दिया जाता है, उनकी सांस्थानिक हत्या हो जाती है, लेकिन उस सांस्थानिक हत्या ने पूरे देश में छात्रों में एक उभार पैदा कर दिया। ये एक ऐसा दौर है जहां पूरे मीडिया को गोदी मीडिया बनाने के चक्कर में सब लोग पूरी पूंजी लगा देते हैं, लेकिन तब YouTube में क्रांति हो जाती है और एक वैकल्पिक मीडिया हमारे सामने खड़ा हो जाता है। ये ऐसा दौर है जिस दौर में जब नागरिकता कानून के सवाल पर आंदोलन शुरू हुआ और हम देखेंगे गाने पर रोक लगने लगी, तब हिंदुस्तान के शायद तमाम भाषाओं में, हमने पहले कभी ऐसा सोचा नहीं था कि फैज का इस तरह से अनुवाद होगा और हर भाषा में लोग गाने लगेंगे, ये लाजिम है, हम भी देखेंगे। ठीक ऐसा अभी कल नहीं परसों तक बंगाल में था, वहां हमने देखा कि मेडिकल कॉलेज में 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी हत्या हो जाती है बलात्कार के बाद। और पूरे बंगाल में इस समय ऐसा एक उभार आया है जो शायद पिछले 20-30 साल में हमने कभी देखा ही नहीं। एक ऐसा नारा महिलाओं ने नारा दिया जो नारीवादी आंदोलन के दुनिया के पिछले 50 साल का पुराना ही नारा है, लेकिन हमारे देश के लिए शायद बहुत चर्चित नारा नहीं है। रिक्लेम द नाइट,
उसका बंगला में लोगों ने कहा कि रात दखल करो, रात पर कब्जा जमाओ। और हमने देखा कि ये नारा आपको लग सकता है कि ये तो किसी जेएनयू का नारा है, ये तो किसी जादवपुर यूनिवर्सिटी या प्रेसिडेंसी कॉलेज में उससे निकलने वाला और उसी के कैंपस के अंदर सीमित रह जाने वाला कोई नारा है। ऐसे नारे को बंगाल के हर जिले में, पंचायतों में महिलाएं अपना बना लें और उस नारे पर लोग हजारों लाखों की तादाद में सड़क पर निकल आए, तो आप समझ सकते हैं ये दौर कुछ खास है। और इस खास दौर में हम सबको बहुत मजबूती के साथ, हिम्मत के साथ, जैसे लक्ष्मण जी ने अपने मोर्चे पर ही हिम्मत दिखाई, ये यही दौर है कि आरएसएस वाले ये सोचते थे कि भाई हमें बस कब्जा जमा लेना है पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय पर। शिक्षा में हम लोग पहले निजीकरण की बात करते थे, शिक्षा में कमर्शियलाइजेशन की बात करते थे, और आज का जो दौर है शिक्षा परीक्षा में संघी माफियाकरण का दौर है। और इस पूरे संघी माफियाकरण के दौर में इन्होंने सोचा कि किसी लक्ष्मण यादव को हम पढ़ाने नहीं देंगे, रोक लेंगे। और एक लक्ष्मण यादव को आप रोक लेते हो और एक बेस्ट सेलर किताब निकाल आती है और वो पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा देती है। ये दौर है, इस दौर को हम सब लोग इस दौर में जी रहे हैं और इस दौर से निपट रहे हैं, लड़ रहे हैं, और इस दौर से हिंदुस्तान को बाहर निकाल करके इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौर को हम बहुत तरह से समझ सकते हैं, आज के जो समकालीन राजनीति है इससे भी समझ सकते हैं, अदानी अंबानी के जो जितना बड़ा जबरदस्त इस देश में राइज हुआ उससे समझ सकते हैं, आरएसएस के करीब 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, आरएसएस के इतिहास के हिसाब से भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान जिस समय देश में पारित हो रहा था, उस संविधान पारित होते समय बाबा साहब ने जो हमें आगाह किया था, उनकी चेतावनियों से भी समझ सकते हैं। बाबा साहब को जब हम याद करते हैं तो उनका नारा चर्चित है पूरे देश में, उनके हाथ में संविधान, और वो नारा है शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो, जो हिंदुस्तान के, हमें लगता है कि अभी के लिए नहीं, आने वाले दौर के लिए भी, एक आधुनिक समाज के लिए, देश के लिए, खासकर इस देश के तमाम दबे कुचले लोगों के लिए, वंचित बहुजन समाज के लिए ये अपना नारा है। बाबा साहब ने संविधान पारित होते समय उस दौर में 2 खास बातों पर हमारा ध्यान उन्होंने खींचा, और हमें लगता है कि आज उसको गहराई से समझने की जरूरत है और उस पर काम करने की जरूरत है। पहली बात उन्होंने कहा कि ये संविधान तो पारित हो रहा है और आज से हिंदुस्तान एक नए अंतर्विरोधों के दौर में प्रवेश कर रहा है। वो अंतर्विरोध क्या है? वो है कि हमने तो संविधान के जरिए सबको एक वोट की बराबरी दी, लेकिन बराबरी यहीं तक, एक वोट की बराबरी मिल गई, लेकिन इस बराबरी के बाहर, इस तथाकथित राजनीतिक बराबरी के बाहर समाज में सिर्फ गैर बराबरी है, अर्थव्यवस्था में सिर्फ गैर बराबरी है। तो सवाल बराबरी लाने का है। अगर सामाजिक बराबरी और आर्थिक बराबरी हम नहीं ला पाएंगे तो ये वोट की जो बराबरी है इसका कोई मतलब रह नहीं जाएगा। ये 75 साल पहले बाबा साहब ने कहा। दूसरा, उन्होंने उसी दौर में कहा था कि ये जो संविधान है ये लोकतंत्र की एक ऊपरी परत है, टॉप ड्रेसिंग ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन मिट्टी कैसी है, जमीन कैसी है? ऑन एन अनडेमोक्रेटिक सॉइल। भारत की जमीन जो है वो अनडेमोक्रेटिक है, और उस जमीन पर एक ऊपरी परत संविधान का, उसके जरिए लोकतंत्र का हमें लगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि उस जमीन का लोकतांत्रिकीकरण करो, उस जमीन का जनवादीकरण करो। उस जमीन का अगर जनवादीकरण नहीं होगा, जमीन मतलब सिर्फ लैंड और लैंड रिलेशन की मैं बात नहीं कर रहा, वो सामाजिक जमीन, सांस्कृतिक जमीन की बात कर रहे हैं, तो इस जमीन को डेमोक्रेटाइज करो, नहीं तो ये अनडेमोक्रेटिक सॉइल आपके इस ऊपरी परत को रहने नहीं देगा। एक समय के बाद वो संविधान आपका खतरे में आ जाएगा। तो हमें लगता है कि संदर्भ यही है कि पहली बात बराबरी और दूसरी बात जनवादीकरण। बराबरी और जनवादीकरण के लिए
बाबा साहब ने बिल्कुल सही कहा था कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार बन सकती थी और वही है, क्योंकि हमारे पास और क्या है, इस पूरे जाति आधारित जो पूरी व्यवस्था है, उत्पीड़न की जो व्यवस्था है, गुलामी की पूरी व्यवस्था है, उस व्यवस्था में एक शिक्षा है जहां से एक मोबिलिटी आ सकती है, एक मुक्ति के औजार के रूप में शिक्षा का इस्तेमाल हो सकता है। और इसीलिए शायद इन लोगों ने सोचा कि इस शिक्षा के हथियार को ही, इसी को ही गुलाम बना दो, इस हथियार को ही कब्जा कर लो, इससे लोगों को वंचित कर दो। और इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि एक तरफ अगर मीडिया और एकेडमी, शिक्षा और जो मीडिया है, दोनों पर कब्जा जमाने की पूरी कोशिश है। और इसके खिलाफ जनवादीकरण की जो लड़ाई है, कमल लक्ष्मण जी की किताब में भी उसके बहुत सारे संकेत हैं। तो इस लड़ाई को हमें ढंग से लड़नी होगी। बस मैं संक्षेप में बात कहता हूं कि इसमें हमारे छात्र संगठन तो हमेशा कैंपस डेमोक्रेसी की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। कैंपस डेमोक्रेसी को पूरे बाहर के समाज की डेमोक्रेसी से जोड़ते हैं और दोनों डेमोक्रेसी के लिए तमाम आंदोलनों में शिरकत करते हुए, एकजुट रहते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमें लगता है कि इसमें चारों सवाल पर ध्यान देने की जरूरत है। हमारे पास इस समय शिक्षा में, शिक्षा का जो महंगीकरण हो रहा है, इसका मतलब है कि गरीबों को शिक्षा मिलेगी। तो ये सबसे बड़ा हम आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन एक आरक्षण पर हमारी नजर नहीं जाती कि पैसों के बल पर ये जो डिग्रियां बिक रही है, ये जो नीट से लेकर के तमाम परीक्षा, इस समय पूरे इतना करप्शन फैल गया है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि इस समय एकाधिकार, पूंजी का एकाधिकार स्थापित हो रहा है पूरे शिक्षा परीक्षा तंत्र पर। इसलिए ये सवाल है कि हमें इस जगह पर शिक्षा में गरीबों की भागीदारी बढ़ाने के लिए इस पर बिल्कुल हमें लड़ना है। हमें बिल्कुल लड़ना है इस दौर में। हम कहेंगे कि जो माहौल बन रहा है, एक साल पहले एक रिपोर्ट आई उत्तर प्रदेश से, मुजफ्फरनगर से, कि किसी स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, स्कूल के प्रिंसिपल एक मुस्लिम बच्चे को दूसरे बच्चों से पिटवा रही है। शायद पिछले साल अगस्त की घटना है मुजफ्फरनगर। और हम लोगों ने सोचा कि शायद ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। और अभी अमरोहा से जो खबर आई कि एक बच्चा बिरयानी लेकर के पहुंचा है, उसके टिफिन बॉक्स में बिरयानी था, तो वहां के स्कूल के हेडमास्टर ने क्या कहा उसको बताया। तो ये जो पूरी नफरत, ये अगर हमारी पूरे शिक्षा व्यवस्था, उसके इर्द गिर्द चारों तरफ, हर स्कूल में, हर विश्वविद्यालय में, हर कॉलेज में ये जो नफरत का पूरा माहौल है, इस नफरत के माहौल में कैसे हम शिक्षा मिल सकती? तो इस नफरत के खिलाफ तो हम कहेंगे कि ये पूरे जो इस देश में पूरे मुस्लिम समाज को दोयम दर्जे के नागरिक बनाने, गुलाम बनाने, उनकी पूरी पहचान मिटा देने की जो पूरी साजिश चल रही है, वो शिक्षा की जगत में भी है। और हमें शिक्षा को इस नफरत के खिलाफ एक औजार के रूप में आगे बढ़ाना। सवाल जेंडर का है। अभी कलकत्ता में अगर आरजीकर की घटना को लेकर के इतना जबरदस्त हंगामा मचा है, और जिस दिन यहाँ हंगामा मचा उसी दिन हमको पता चला कि बनारस में, वहां भी बीएचयू में, आईआईटी में एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। और बलात्कार करने वाले सारे के सारे आईटी सेल के लोग थे। आईटी सेल वाले बड़े मुश्किल से उनको गिरफ्तार किया गया, बड़े मुश्किल से केस हुए, लेकिन जमानत पर बाहर आ गए। और जैसे भाजपा वालों की आदत है कि कोई बलात्कारी, अगर खासकर उनके अपने पार्टी के लोग अगर बाहर आते हैं बलात्कारी, तो माला पहना करके उनको हीरो की तरह पेश करो। जो गुजरात में आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर बिल्किस बानो के बलात्कारी, उनके परिवार के हत्यारों के साथ जो किया गया, जिस तरह का बर्ताव, वही बनारस में भी इनके साथ हुआ है। तो हमारे जो कैंपसेस है, जो पूरे एजुकेशन है, वो वहाँ महिलाओं के लिए बंगाल से एक आवाज निकली है कि रेप कल्चर के खिलाफ, कि आप सिर्फ यहाँ छात्रों को, बच्चों को शिक्षित करने की जरूरत है। तो हमारी जो शिक्षा है, वो शिक्षा जेंडर जस्ट हो, जेंडर सेंसिटिव हो, और उसके अंदर बिल्कुल महिलाओं के लिए बराबरी और उनके लिए पूरे अधिकार और सम्मान उसके अंदर बिल्कुल गारंटी हो।
तब समझते हैं कि शिक्षा के मामले में और सबसे जो इस समय अभिव्यक्ति को रोकने की जो साजिश है, इस अभिव्यक्ति की आजादी के लिए, इस रेजिमेंटेशन के खिलाफ, जिसको हमने कहा कि संघीय माफियाकरण चल रहा है, इस माफियाकरण के खिलाफ हर कैंपस में, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में, हर स्कूल में, हर जगह हमारे बीच में वो आज़ादी की बात, जो नारा जेएनयू से लड़कों ने उस समय दी थी, आज़ादी, तो हम समझते हैं कि इस दौर में ये एक नई गुलामी है। इस दौर की हमें गुलाम बनाने की कोशिश हो रही है। पुरानी जो सामाजिक गुलामी है वो अपनी जगह पर है, लेकिन उस सामाजिक गुलामी को और संस्थाबद्ध करने के लिए एक संपूर्ण वैचारिक गुलामी हमारे ऊपर थोपने की जो कोशिश हो रही है, तो इस पर लड़ना होगा। और हमें लगता है कि इस दौर में हम जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अगर जाति आधारित जनगणना की बात कर रहे हैं, आरक्षण के विस्तार की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है बराबरी। और अगर हम अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है इस देश में जनवादीकरण। तो ये जो किताब आई है, ये किताब और भी आगे बढ़े और वाकई एक आंदोलन का औजार बने हम सबके लिए, और बराबरी की लड़ाई में, जनवादीकरण की लड़ाई में, और इस फासिस्ट निजाम को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए, फासीवाद को एक करारी शिकस्त देने के लिए हम सबको इससे ऊर्जा मिले, ताकत मिले, इसी उम्मीद के साथ। और बिहार हो या यूपी, हम तो समझते हैं कि बल्कि इस बार तो आप लोग बहुत बिहार बिहार कर रहे हैं, इस बार तो चुनाव ने दिखा दिया कि यूपी में ज्यादा ताकत है, बिहार में हम लोग पीछे रह गए। इसीलिए बिहार को और ये पूर्वांचल, वो आजमगढ़, वो गाजीपुर, वो बलिया, ये जो इलाका है उत्तर प्रदेश का, इसने दिखा दिया, अयोध्या ने दिखाया। हम तो कल कह रहे थे आरा में कि कुछ सीटों को लेकर बात हो रही है, अयोध्या को लेकर चर्चा है, अमेठी को लेकर चर्चा है, बिहार में आरा को लेकर के चर्चा है कि हाँ हमने एक केंद्रीय मंत्री को हरा दिया। तो बिहार इस बार हम लोग अभी पीछे रह गए, तो बिहार को आगे बढ़ना है। और कहीं ना कहीं आकर के गाड़ी हमारी रुक जा रही है। 2020 के चुनाव में भी गाड़ी रुकी, और ये 24 के चुनाव में भी अगर यूपी के तर्ज पर बिहार में भी हम अगर प्रदर्शन कर देते, तो शायद इस समय ये सरकार नहीं बन जाती। बल्कि बिहार से हमारे नीतीश जी ने तो उल्टा काम कर दिया, उल्टा काम उन्होंने कर दिया। और पता नहीं, इसलिए बिहार को ही, नीतीश जी बिहार में ही है, और इसीलिए बिहार को ही रास्ता तय करना पड़ेगा कि ये सब उल्टे काम तो होते रहेंगे, लेकिन जब भी गाड़ी कैसे निकले और वहां अपने जो डेस्टिनेशन तक पहुंचे, इसके लिए तो बिहार को काम करना पड़ेगा, हर मोर्चे पर काम करना पड़ेगा। तो एक मोर्चा लक्ष्मण जी ने खोल दिया किताबों के जरिए शिक्षा के अंदर। तो ये इस मोर्चे पर भी हम लोग आगे बढ़े, लड़ाई आगे बढ़े और हम लोग मंजिल तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।